Hello everyone, my name is Asutosh Shukla and this year I have secured All India rank 248 and I have been allocated All India Service IAS, and this was my fifth attempt and I have given 4 mains and 3 interview, and my optional in all of my attempt my optional has been sociology. तो सोशोलॉजी मैंने सिलेक्ट क्यों किया, उसके लिए सर कुछ प्रैक्टिकल्स और कुछ मेरे इंडिविजुअल रीजन थे। इंडिविजुअल रीज़न ये था कि मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था, लेकिन प्रैक्टिकल रीज़न जो है जो कि बहुत ही रेलेवेंट है। पहली बात तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। दूसरी बात, जो भी थिंकर्स हैं दे आर ऑलरेडी डेड। तो सोशियोलॉजी जो थिंकर में जो है ना, कोई भी नया मटेरियल, कोई भी नया अपडेट जो है वो आने वाला नहीं है। तीसरी बात जो है, सोशियोलॉजी की जो है बहुत ही अच्छी कोचिंग, बहुत ही अच्छा नोट्स मटेरियल, सारा कुछ अवेलेबल है। चौथी बात जो है, वो सोशियोलॉजी के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो PYQ से रिपीट होते हैं। एंड पांचवी बात, सोशियोलॉजी का जो कंटेंट है आप बहुत ही आसानी से जो है इसको GS1 का जो पेपर है जिसमें कि सोसाइटी पार्ट है, अब उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आने लगे हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। एसे में यूजफुल होता है, इथिक्स में यूजफुल होता है। तो ये सारे रीजन जो थे मेरे सोशियोलॉजी के लिए सिलेक्ट करने के लिए रीजन थे। सोशियोलॉजी के लिए जो सोर्सेस की बात आती है, सबसे पहले तो मैंने जो है क्लास 11th की NCERT पढ़ ली थी दोनों, और क्लास 12th की NCERT जो हैं वो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए बहुत ही अच्छी NCERT हैं। उसके बाद मैंने क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स पे ही रिलाई किया है। क्लास में जो आप नोट्स बनाते हैं वो नोट्स काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो टीचर जो टीच करता है वो एग्जाम्पल्स वो एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, और फिर आप उन नोट्स को अपने प्रिंटेड नोट्स से जो है कॉम्प्लीमेंट करिए। मैं प्रिंटेड नोट्स को पे ही रिलाई करने को ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि क्या है कि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आप अपने एफर्ट्स को कम करना चाहते हो कहीं ना कहीं, उसके बाद भी मार्केट की बुक खरीद के पढ़ना, कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। और ये जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं इसमें ज़्यादातर इग्नू का कंटेंट और मार्केट की बुक्स का ही की पॉइंट्स होते हैं, तो सिर्फ क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स से ही काम चल सकता है। बाकी आप खुद भी अपने जज बन सकते हैं। क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स को करने के बाद जो है आप PYQ सॉल्व करके देखिए। अगर आपके 75 to 80% PYQ सॉल्व हो रहे हैं, देन आपको जो है बाहर से बुक लेने की ज़रूरत आई थिंक फिर नहीं पड़ेगी, है ना। और पेपर 1 और पेपर 2 की नॉलेज जो है बहुत आसानी से कॉम्प्लीमेंट करी जा सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों हुए और उनका क्या रिजल्ट था। तो सोशल रिफॉर्म्स के कॉज बताने के लिए तो कई कॉज बताए जा सकते हैं, लेकिन यूनिट 8 जो है पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, उसमें सोशल रिफॉर्म और सोशल मूवमेंट के बहुत सारे जो हैं वो कॉज बताए गए हैं। जैसे उसमें थ्योरीज हैं, एक उसमें थ्योरी है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी, एक उसमें थ्योरी है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी। तो ये भी तो इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म के रीजन थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, सेकुलराइजेशन हुआ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में चेंज आया, सोशल मोबिलिटी हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। तो इस तरीके से पेपर 1 के ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, वो पेपर 1 की जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाली यूनिट है वो पेपर 2 में यूज हो जाती है। इस तरीके से पेपर 1 का भी काफ़ी सारा कंटेंट, जैसे कि जो है स्टेटस ग्रुप है, कास्ट जो है, तो स्टेटस ग्रुप वाले में कास्ट के एग्जांपल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 का कंटेंट को एक दूसरे में इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि PVTGs जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनके लिए एक अलग आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी क्यों फॉलो करी जा रही है। एक तो आप उनके नॉर्मल रीजन्स दे सकते हैं, दूसरे क्या आप उनके ये रीजन्स बता सकते हैं पेपर फर्स्ट से कॉपी करके कि कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं वो बहुत ही एंशिएंट एंड प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, जो कि आज के समय में मार्केट में अगर वो लोग आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा रीजन ये हो सकते हैं, जो पर्सन का रीजन है कि चूँकि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं ये बहुत ही कम जो है, इनमें सोशल डिफ्रेंशिएशन बहुत कम होता है। जब सोशल डिफ्रेंशिएशन कम होगा तब फिर इनके अंदर एडाप्टेशन की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं, इसलिए भी इन्हें आइसोलेटेड जो है आइसोलेटेड करके ही इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे पेपर 2 में आप पेपर 1 के कीवर्ड्स,
पेपर 1 की जो है टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। इससे आपके आंसर की डेप्थ बढ़ती है और वो आंसर जीएस का आंसर होने से बचता है। क्योंकि अगर आपको जीएस का आंसर लिखने से अवॉइड करना है तो पेपर 1 के की टर्म जो है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से यूज करने पड़ेंगे। इसमें एक वार्निंग है कि टू मच मत यूज कीजिएगा, फ्लो रहे। अगर आप एक आंसर में 3 से 4 कीवर्ड भी यूज कर रहे हैं देन गुड, और अगर आप टू मच कीवर्ड यूज कर देंगे ना तो कहीं ना कहीं आंसर का फ्लो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अच्छे आंसर लिखने के लिए, जिससे कि अच्छे मार्क्स मिले ना, आपके आंसर में सिर्फ दो क्राइटेरिया हैं। एक तो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, डिमांड फुलफिल करने के लिए आप पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट में लिखो, कैसे भी लिखो। डिमांड फुलफिल करने के लिए अपना इंट्रो शॉर्ट रखो। अपने इंट्रो में ज़्यादा बैकग्राउंड हिस्ट्री, ज़्यादा थिंकर को ग्लोरिफिकेशन मत करो। डायरेक्ट जितनी जल्दी पॉइंट पे आएंगे उतनी जल्दी आप डिमांड को एड्रेस कर पाएंगे। और दूसरी बात जो है, आंसर में फ्लो होना चाहिए। अगर आपके आंसर में फ्लो रहता है ना, देन इट विल गिव यू गुड मार्क्स। ठीक है, आप टू मच थिंकर को यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर के फ्लो को बिगाड़ देता है। कुछ टॉपर्स की कॉपी आप देखेंगे उसमें टू मच थिंकर्स यूज किए हैं। वो एक वन ऑफ एग्जाम्पल हो सकता है, उनकी वो ट्रिक काम करे, लेकिन टू मच एग्जाम्पल जो है, टू मच थिंकर्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं आंसर के फ्लो को ख़राब करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना अपने एग्जाम्पल्स ऐड करने पड़ेंगे। लेट सपोज जो मार्क्स की जो कोर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी है, तो आप देखिए यूएस में जो रिचर्ड पर्सन है, जेफ बेजोस, वो कोर स्ट्रक्चर को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर, वाशिंगटन पोस्ट के भी ओनर वही हैं। या लास्ट ईयर नोएडा और गुड़गांव की हाउसिंग सोसाइटी में डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ काफ़ी वायलेंस के केस आ रहे थे। क्या आप इसकी जो फर्स्ट पेपर के यूनिट है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, उससे जोड़ सकते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर जो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। क्या आप इसमें मार्क्स की थ्योरी को यूज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लास डिफरेंस है? क्लास डिफरेंस होने की वजह से जो ओनर हैं दे फील इम्प्यूनिटी कि दे विल गेट अवे विद एनीथिंग, है ना। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को अपनी थ्योरी के फ्रेमवर्क में लगा के समझेंगे ना, तो वो आपके एग्जाम्पल बनते जाएंगे और वो आपको एग्जाम्पल के लिए कोई अलग से बुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके अपने खुद के एग्जाम्पल होंगे, आपके दिमाग में भी बैठे हुए एग्जाम्पल होंगे। आंसर राइटिंग का जो रोल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके मुकाबले में सिर्फ यही है कि आपके रिविजन्स और आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक एटिकेट सीखते हैं कि कैसे उसी आंसर को कीवर्ड के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, कैसे उसी आंसर को क्रिटिकली एनालाइज में अलग तरीके से लिखना है, डिस्कस में अलग तरीके से लिखना है, किस पार्ट को कम एक्सप्लेन करना है, किस पार्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना। और फिर आप ये भी सीखते हो कि अगर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं तो हर क्वेश्चन को आपको एडिक्वेटली बराबर जगह देनी है, बराबर स्पेस देना है, बराबर फोकस करना है, क्योंकि हर पार्ट के सेम नंबर हैं। अगर आप एक पार्ट को ज़्यादा एड्रेस कर दोगे, बाकी पार्ट को कम एड्रेस करोगे, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डिमांड पे कैसे जल्दी आना है, ये सब चीज़ें जो हैं हम कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के दौरान सीखते हैं। तो पीवाईक्यू के थ्रू भी आंसर राइटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तो आप यूपीएससी के रियल जो है क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप उनके आंसर अच्छे कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि मैं पीवाईक्यू अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं अच्छे से कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। और दूसरी बात ये है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं एक आइडिया भी लगता है कि क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही उनको प्रैक्टिस करके पहुँचेंगे एग्जाम हॉल में। तो ये भी एक एडेड एग्जाम्पल है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। सोशियोलॉजिकल नॉलेज को जीएस और एसे और एथिक्स में हर जगह यूज करना है, बस आपको जार्गन्स का यूज करने से अवॉइड करना है। बहुत ही कोई मार्जिनल थिंकर उनको अवॉइड करने से, उनको यूज करने से अवॉइड करना है। आप एमन श्रीनिवास का यूज कर लीजिए, आप घुर्रे का यूज कर लीजिए, आप बेवर का यूज कर लीजिए, आप मार्क्स का यूज कर लीजिए, लेकिन इनकी जो थ्योरी है ना, उनकी की टर्म मत यूज करिए। उनके की टर्म को आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, है ना। और ऐसे के पेपर में तो यूज होगा ही होगा, एक आधे ऐसे तो आते ही है, वहाँ भी आपको थिंकर
सिर्फ जो 2 3 4 पॉपुलर थिंकर हैं वही यूज करने हैं, और कीवर्ड नहीं यूज करने हैं, कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है, ऐसे में भी, इथिक्स में भी। और GS1 में भी जो है आपको ये नॉलेज हर जगह यूज आएगी। जब आप जो है पॉवर्टी हंगर एजुकेशन पढ़ेंगे तब भी ये यूज होगा। इकोनॉमी में जब भी आप जो आप फ्यूडलिज्म या जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आपके सोशियोलॉजिकल पॉइंट जो आएगा ना, वो आपके पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं इनरिच करेगा। अब ये क्वेश्चन आता है ना कि वुमेन को पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए लीगल मीजर्स और इकोनॉमिक मीजर्स के अलावा और कौन से मीजर्स लेने चाहिए, तो वो सारे सोशियोलॉजिकल रीजन्स हैं जो आप रीजन्स देंगे। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है कहीं ना कहीं आपके आंसर की डेप्थ को तो बढ़ाता ही है। ठीक है, यही मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।